नमस्कार दोस्तों। यह हिस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये दैनिक भास्कर ऐप है। इसमें अच्छी तरीके से दिखा रखा है फ़ोटो वीडियो के ज़रिए से, जिससे कि अपन को लंबे समय तक और अच्छी तरह से याद रह जाएगा। इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी एक शानदार फैक्ट और यह चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री सब में आती है। प्राचीन भारत का इतिहास या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है ना, या फिर दक्षिण भारत का इतिहास, कहीं से भी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बता रखा है इसमें? पार्ट फर्स्ट अपन देख चुके हैं और पार्ट ये सेकंड है। फर्स्ट देख चुके हैं, पार्ट सेकंड है और पार्ट थर्ड भी आ चुका है, जो आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित है। अब इन तीनों भागों में इनमें पूरी जो ये महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है वो अच्छी तरह से कंबाइंड आ चुकी हैं, और महाराष्ट्र में सभी आ जाते हैं, जैसे कि शिवाजी है, दादा भीमराव अंबेडकर है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात से हैं, बाल गंगाधर तिलक है, तो सभी आ जाते हैं। तो अब ये पार्ट 2 है, तो देखते हैं इसमें क्या बता रहा है ये। तारीख 28 मार्च 1737। जगह मुगलों की राजधानी दिल्ली। पेशवा बाजीराव सेना के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर थे। बाजीराव ने ऐसा घेराव किया था कि बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें तक मंगवा ली, लेकिन अचानक बाजीराव आगे बढ़ने की बजाय वापस चले गए। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिनकी कहानी आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखी है। आज महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे पेशवा बाजीराव ने दिल्ली से सेना वापस क्यों लौटाई। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में शाहजी और जीजाबाई को बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। हालांकि शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। महज 16 साल में शिवाजी ने आदिल शाह के अधीन पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी के निधन के बाद शिवाजी ने नया किला बनवाया और नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय रथ चाकन, पुरंदर, कोंडाना, पुणे के आसपास सह्याद्री पर्वतमाला, उत्तरी इलाके में महुली, कोंकण, रायरी सब तरफ चला। शिवाजी को रोकना नामुमकिन था, तो आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी शिवाजी नहीं रुके। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद अली बीजापुर का सुल्तान बना। सल्तनत का सबसे बड़ा करीब 7 फुट का कमांडर अफजल खान कभी किसी से नहीं हारा था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर शिवाजी से जंग के लिए निकला। शिवाजी जानते थे कि अफजल से सीधी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए वो सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। कई दिनों तक जब लड़ाई अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी की पीठ पर खंजर घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी बच गए, लेकिन उन्होंने बाघ नख यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट पर वार किया। इस हमले से अफजल की मौत हुई। पहला हमला किसने किया, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। अफजल को मारने के बाद से ही औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लोहा लेने के लिए मिर्जा राजा नाम से मशहूर जयसिंह को भेजा। जीवन में पहली बार शिवाजी जंग हार गए। यही उनकी पहली और आखिरी हार थी। 12 मई 1666 को शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। इसके बाद उन्हें नजरबंद करवा दिया गया, लेकिन शिवाजी चतुराई दिखाते हुए 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर किसी तरह दक्कन भाग निकले। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने हारे हुए किले वापस जीतने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी ताजपोशी तय की। कुछ ही सालों बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने सत्ता संभाली। इसी बीच औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। फरवरी 1689 में कोंकण में जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी को उनके 25 साथियों के साथ पकड़ा।
कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया और उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी नहीं माने और 11 मार्च 1689 को उनका सर कलम कर दिया गया। शिवाजी के बड़े बेटे शाहूजी के वफादार बालाजी विश्वनाथ कुछ समय तक पेशवा रहे, लेकिन 1720 में उनकी मौत के बाद दौर आया बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का, वो मराठी योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया। महज 20 साल में बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव घुड़सवारों का दस्ता लेकर दुश्मनों पर बहुत तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई पहले हुआ न बाद में। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की, जैसे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल। उनका राज वापस दिलाने पर उपहार के तौर पर बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर और उनकी प्रेमिका मस्तानी मिली। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच की। 10 दिनों के अंदर मराठा सेना आगरा के पास पहुंच गई। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर सादत अली खान को मराठाओं को रोकने भेजा। सादत की सेना ने मराठों को पीछे धकेल दिया। बाजीराव ने कुछ ऐसी योजना बदली कि अगले 4 दिन के अंदर वो सेना सहित दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली के शाही महल को कब्जे में लेने से पहले ही बाजीराव पीछे क्यों हट गए, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमा जी को लिखे पत्रों से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पुणे से और सेना बुलाने पर निजाम उल्क मुल्क रोड़ा बन सकता था। दूसरी वजह थी शाहू जी का आदेश। दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वो उन्हें मां मानते थे, जिस वजह से मोहम्मद शाह के लिए शाहू जी के मन में सहानुभूति थी। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मिन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा। आखिरकार 7 जनवरी 1739 को निजाम और बाजीराव को संधि करनी पड़ी। यही बाजीराव की आखिरी जंग थी। इसके कुछ ही महीनों बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। अगले पेशवा हुए बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहिब। हालांकि वो राजपूत राजाओं को एकजुट नहीं रख पाए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में नाना साहिब की सेना की हार हुई, जो इतनी बड़ी। दोबारा देखते हैं। बाजीराव सेना के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर थे। बाजीराव ने ऐसा घेराव किया था कि बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें तक मंगवा ली, लेकिन अचानक बाजीराव आगे बढ़ने की बजाय वापस चले गए। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिनकी कहानी आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखी है। आज महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे पेशवा बाजीराव ने दिल्ली से सेना वापस क्यों लौटाई। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में शाहजी और जीजाबाई को बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। हालांकि शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। महज 16 साल में शिवाजी ने आदिल शाह के अधीन पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी के निधन के बाद शिवाजी ने नया किला बनवाया और नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय रथ चाकन, पुरंदर, कोंडाना, पुणे के आसपास सह्याद्री पर्वतमाला, उत्तरी इलाके में महुली, कोंकण, रायरी सब तरफ चला। शिवाजी को रोकना नामुमकिन था, तो आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी शिवाजी नहीं रुके। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद अली बीजापुर का सुल्तान बना। सल्तनत का सबसे बड़ा करीब 7 फुट का कमांडर अफजल खान कभी किसी से नहीं हारा था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर शिवाजी से जंग के लिए निकला। शिवाजी जानते थे कि अफजल से सीधी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए वो सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। कई दिनों तक जब लड़ाई अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी की पीठ पर खंजर घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी बच गए, लेकिन उन्होंने बाघ नख यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट पर वार किया। इस हमले से अफजल की मौत हुई। पहला हमला किसने किया, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है।
अफजल को मारने के बाद से ही औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लोहा लेने के लिए मिर्जा राजा नाम से मशहूर जयसिंह को भेजा। जीवन में पहली बार शिवाजी जंग हार गए। यही उनकी पहली और आखिरी हार थी। 12 मई 1666 को शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। इसके बाद उन्हें नजरबंद करवा दिया गया, लेकिन शिवाजी चतुराई दिखाते हुए 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर किसी तरह दक्कन भाग निकले। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने हारे हुए किले वापस जीतने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी ताजपोशी तय की। कुछ ही सालों बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने सत्ता संभाली। इसी बीच औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। फरवरी 1689 में कोंकण में जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी को उनके 25 साथियों के साथ पकड़ा। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया और उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी नहीं माने और 11 मार्च 1689 को उनका सर कलम कर दिया गया। शिवाजी के बड़े बेटे शाहूजी के वफादार बालाजी विश्वनाथ कुछ समय तक पेशवा रहे, लेकिन 1720 में उनकी मौत के बाद दौर आया बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का, वो मराठी योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया। महज 20 साल में बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव घुड़सवारों का दस्ता लेकर दुश्मनों पर बहुत तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई पहले हुआ न बाद में। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की, जैसे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल। उनका राज वापस दिलाने पर उपहार के तौर पर बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर और उनकी प्रेमिका मस्तानी मिली। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच की। 10 दिनों के अंदर मराठा सेना आगरा के पास पहुंच गई। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर सादत अली खान को मराठाओं को रोकने भेजा। सादत की सेना ने मराठों को पीछे धकेल दिया। बाजीराव ने कुछ ऐसी योजना बदली कि अगले 4 दिन के अंदर वो सेना सहित दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली के शाही महल को कब्जे में लेने से पहले ही बाजीराव पीछे क्यों हट गए, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमा जी को लिखे पत्रों से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पुणे से और सेना बुलाने पर निजाम उल्क मुल्क रोड़ा बन सकता था। दूसरी वजह थी शाहू जी का आदेश। दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वो उन्हें मां मानते थे, जिस वजह से मोहम्मद शाह के लिए शाहू जी के मन में सहानुभूति थी। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मिन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा। आखिरकार 7 जनवरी 1739 को निजाम और बाजीराव को संधि करनी पड़ी। यही बाजीराव की आखिरी जंग थी। इसके कुछ ही महीनों बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। अगले पेशवा हुए बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहेब। हालांकि वो राजपूत राजाओं को एकजुट नहीं रख पाए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में नाना साहेब की सेना की हार हुई, जो इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उबर नहीं पाया। 23 जून 1761 को नाना साहेब की मृत्यु हो गई। उनके बेटे माधवराव पेशवा बने। 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। माधवराव के बाद नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। चाचा रघुनाथ राव ने ही पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में उनकी हत्या कर दी। खुद पेशवा बने, लेकिन विद्रोह के बीच उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा। नारायण राव के सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधवराव अगले पेशवा हुए। इस बीच अंग्रेजों की नजर लगातार पुणे और पेशवाओं पर थी। सवाई माधवराव अपने सलाहकारों की कठपुतली बन चुके थे और निराश होकर 1795 में ही 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ज्यादातर मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। हालांकि कुछ छोटी छोटी जागीरें कायम थी। अंग्रेजों ने उनमें भी फूट डालनी शुरू कर दी।
अब बाजीराव द्वितीय के हाथ में पेशवाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमला किया और 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार कर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इसे ही एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं, जिसके बाद शनिवारवाड़ा पर पहली बार अंग्रेजों का यूनियन जैक फहरा और महाराष्ट्र पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के तीसरे एपिसोड में जानेंगे महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंस, यहाँ हुए बड़े आंदोलन और महान पुरुषों के योगदान के बारे में। धन्यवाद। ये है भाई, अब इससे एक तरह से शॉर्ट वो मिल जाएगा अपन को इतिहास के बारे में, ठीक है ना। तो दक्षिण का इतिहास है ना, दक्षिण का इतिहास, उसकी जानकारी मिल जाएगी और ख़ासतौर से शिवाजी के बारे में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बारे में, भाई महाराष्ट्र दक्षिण में ही तो आ रहा है। तो चलिए, फर्स्ट देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में जो दक्षिण का इतिहास है वो काफ़ी शॉर्ट जो मेन इम्पोर्टेंट्स जो घटना घटित हुई है वो सभी हो जाएंगी। तो ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने 26 साल औरंगजेब को चखाया। महाराष्ट्र में कैसे घुसे अंग्रेज, ये हमला किया जा रहा है अफजल खां पे। तारीख 28 मार्च 1737, तारीख 28 मार्च 1737। जगह मुग़लों की राजधानी दिल्ली। पेशवा बाजीराव की सेना ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर काल काजी मंदिर के पास ताल कटोरा के मैदान में डेरा डाल दिया। दिल्ली को कब्जे में लेकर बाजीराव ने बादशाह के पास एक संदेश भिजवाया, यानी कि 4 कोस दूर काल काजी मंदिर के पास ताल कटोरा के मैदान में डेरा डाल दिया। किसने? पेशवा बाजीराव की सेना ने। मैं आपके दरवाजे से कुछ मील की दूरी पर हूँ, अगर अपने सैनिकों को आज्ञा दे दूँ तो वह एक झटके में शाही महल पर कब्जा कर लेंगे। चलिए मिलकर शांति का रास्ता निकाला जाए, वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। महल में बैठे बादशाह ने बाहर हो रही जंग का हाल पूछा तो जवाब मिला, बाजीराव ने आग और पानी के जन्नों को काबू में कर रखा है। बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें मंगवा ली थी, लेकिन तभी आगे बढ़ने के बजाय बाजीराव पीछे हटे और राजपूताना इलाकों से होते हुए अजमेर चले गए। इन्हीं पेशवा पर बाजीराव मस्तानी फिल्म बनी है। महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कि आखिर बाजीराव ने अचानक इरादा क्यों बदला। साथ ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। चैप्टर फर्स्ट आ रहा है। शिवाजी ने 16 साल की उम्र में पहला किला जीता। 1630 ईस्वी 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई को सिवनेर के किले में एक बेटा हुआ। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। माताजी का नाम जीजाबाई। जन्म कब हुआ? 1630 में। कौन से किले में? सिवनेर के किले में। नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी के पिता शाहजी निजाम के अधीन पूना के एक छोटे जागीरदार थे। 1630 से 1636 तक शाहजी युद्धों में व्यस्त रहने के चलते घर से दूर रहे। शिवाजी की परवरिश दादाजी कोंडदेव और माँ जीजाबाई की देखरेख में हुई। ठीक है ना। ये बताइए, माताजी का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी। 1630 इसकी बात है। कौन सा किला है? सिवनेर का किला है। एक बेटा, नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी के पिता शाहजी निजाम के अधीन पूना के एक छोटे जागीरदार थे। पूना के थे भाई, पूना के एक छोटे जागीरदार थे। 1630 से 1636 तक शाहजी युद्धों में व्यस्त रहने के चलते घर से दूर रहे। 1630 से 1636 शिवाजी की परवरिश दादाजी कोंडदेव और माँ जीजाबाई की देखरेख में हुई। दादाजी कोंडदेव को पूछता है वो, ये बताइए ये कोंडदेव कौन थे, या फिर पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था? दादाजी और माँ जीजाबाई ने ही शिवाजी को हथियार चलाने और प्रशासन के शुरुआती सबक सिखाए। हालांकि इतिहासकार जदुना सरकार कहते हैं कि शाहजी जीजाबाई से अलग होकर तुकाबाई मोहिते के साथ रहने चले गए थे। इतिहासकार जदुना सरकार कहते हैं कि शाहजी जीजाबाई से अलग होकर तुकाबाई मोहिते के साथ रहने चले गए थे। तुकाबाई और शाहजी का भी एक बेटा हुआ, वियोकजी। तुकाबाई और शाहजी।
शिवनेर का किला मुगलों के कब्जे में चला गया तो जीजाबाई और दादाजी शिवाजी को लेकर पुणे चले गए। शिवनेर का किला मुगलों के कब्जे में चला गया तो बताइए शिवाजी का जन्म कौन से किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। शिवाजी ने महज 16 साल की उम्र में बाजी पासलकर, तानाजी मालसुरे और येसाजी कंक जैसे लोगों के साथ आदिल शाह के अधीन आने वाले पुणे का तोरण किला जीत लिया। दोबारा देख लें, शिवनेर का किला मुगलों के कब्जे में चला गया तो जीजाबाई और दादाजी शिवाजी को लेकर पुणे चले गए। जीजाबाई और दादाजी शिवाजी को लेकर शिवाजी ने महज 16 साल की उम्र में बाजी पासलकर, तानाजी मालसुरे और येसाजी कंक जैसे लोगों के साथ आदिल शाह के अधीन आने वाले पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1686 में दादोजी का निधन हुआ। 1646 में दादोजी का निधन हुआ तो छत्रपति शिवाजी ने पिता की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। उन्होंने तोरण के पास एक और किला बनवाया, इसका नाम राजगढ़ रखा। तोरण के पास राजगढ़ रखा। इसके बाद शिवाजी का विजय अभियान शुरू हुआ। उन्होंने चाकन, पुरंदर, कौंडाना के किलों पर कब्जा किया। पुणे के आसपास की सह्याद्री पर्वतमाला उनके कब्जे में आ चुकी थी। इसके बाद थाने के तटीय इलाकों पर काबिज मुल्ला अहमद कौर आया। उत्तरी इलाके में मुहेली का किला, कोकण और रायरी का किला जीता। रायरी को ही बाद में रायगढ़ कहा गया, जो शिवाजी की राजधानी बना। कौन सा? रायरी को ही बाद में रायगढ़ कहा गया। रायरी जो शिवाजी की राजधानी बना। शिवाजी की राजधानी कौन थी? रायगढ़। रायगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? रायरी। छत्रपति शिवाजी के अभियानों के चलते आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिवाजी नहीं रुके। कोकण के किले पर सिद्दी राजाओं का कब्जा था, जिनके पास मजबूत जहाज थे। उन्हें हराने के लिए छत्रपति शिवाजी ने जहाज बनाए और बाद के सालों में एक मजबूत नौसेना खड़ी कर ली। कोकण के किले पर सिद्दी राजाओं ने जब छत्रपति शिवाजी ने वाघनख से अफजल का सीना जीत दिया। भाई बात है नवंबर 1656 में। आदिल शाह की मौत के बाद 18 साल का अली बीजापुर का सुल्तान बना था। सल्तनत का सबसे बड़ा कमांडर अफजल खान, 7 फुट का अफजल अभी तक किसी से हारा नहीं था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घोड़सवार लेकर शिवाजी से जंग करने निकला। अब तक शिवाजी ने इतनी बड़ी सेना से युद्ध नहीं लड़ा था। उनको पता था कि सीधी लड़ाई में अफजल का मुकाबला मुश्किल होगा, इसलिए वे अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। लड़ाई कई दिन अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। आखिरकार 10 नवंबर 1659 के दिन शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। मराठा इतिहास कहते हैं कि अफजल ने शिवाजी से आदिल शाही अधीनता स्वीकारने की बात कही और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। गले लगते ही उसने खंजर से शिवाजी की पीठ पर वार किया। छत्रपति शिवाजी तो वार से बच गए, लेकिन उन्होंने वाघनख, हाथ में पहने जाने वाला पंजे जैसा हथियार निकालकर अफजल के पेट पर वार कर दिया। घायल अफजल भागा तो शिवाजी के एक साथी ने उसका सिर कलम कर दिया। कहा जाता है कि अफजल खान ने जिन कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था, कहा जाता है कि अफजल खान ने जिन कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था, उनसे शिवाजी को यह पता चल गया कि अफजल बातचीत के बहाने उनकी जान लेना चाहता था। ये बात सही है, इसके बारे में नहीं पढ़ा अपन ने। कहा जाता है कि अफजल खान ने जिन कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था, उनसे शिवाजी को यह पता चल गया था कि अफजल बातचीत के बहाने उनकी जान लेना चाहता था। पहला हमला शिवाजी ने किया था या अफजल ने, इस पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। अफजल की मौत के बाद शिवाजी के लोगों ने 3 घंटे में अफजल के 3000 सैनिकों को मार डाला। अफजल की मौत के बाद आदिल शाही कमज़ोर पड़ गई। शिवाजी ने बिना समय गंवाए फरवरी 1660 तक कोंकण और कोल्हापुर के कई इलाके कब्जा किए। 1660 ईस्वी तक कोंकण और कोल्हापुर के कई इलाके कब्जा किए। इस बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाहें शिवाजी पर थी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमले के लिए अहमदनगर से पुणे भेजा। शाइस्ता भी शिवाजी को हराने में सफल नहीं हुआ।
और 1664 में शाइस्ता को पुणे छोड़ना पड़ा। क्रम पूछता है वो कि बताइए निम्नलिखित को शिवाजी पर जो आक्रमण किया था उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। जब अफजल खां हैं, अफजल के बाद में शाइस्ता खां हैं। अफजल की मौत के बाद आदिल शाही कमज़ोर पड़ गई। शिवाजी ने बिना समय गवाए फरवरी 1660 तक कोंकण और कोल्हापुर के कई इलाके कब्जा लिए। इस बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। उसने अपने मोहम्मद शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमले के लिए अहमदनगर से पुणे भेजा। शाइस्ता भी शिवाजी को हराने में सफल नहीं हुआ और 1666 में शाइस्ता को पुणे छोड़ना पड़ा। ठीक है, शाइस्ता को पुणे छोड़ना पड़ा। अब चैप्टर आ रहा है तो युद्ध में हारे शिवाजी, औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। जब छत्रपति शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। ये जयसिंह कौन था? ये जयसिंह जयपुर का शासक था, राजपूत शासक। ठीक, जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुँचे। 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुँचे। क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए जयसिंह के विजय अभियान थे। यहाँ पर जयसिंह को कहाँ कहाँ भेजा गया था, है ना? 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुँचे। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शिवाजी की हार हुई और उन्हें समर्पण करना पड़ा। उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं में यह शिवाजी की पहली और आखिरी हार थी। समझौते के तहत उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये बहुत कूटनीतिक लड़ाई थी भाई, ठीक है ना, जयसिंह की। इससे राजपूतों का मान सम्मान बढ़ गया। 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही यह वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। तो संभाजी तो बेटे का नाम है और पिताजी का नाम शाहजी। 12 मई 1666 को, है ना, 12 मई गर्मी की बात, 1666 को छत्रपति शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नज़रबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 मई जून जुलाई अगस्त में को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले। औरंगजेब के दरबार में छत्रपति शिवाजी को छोटे अधिकारियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। गुस्साए शिवाजी सभा छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। करीब 2 साल तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पुणे के पास कोंडाना के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि इस युद्ध में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालसुरे मारे गए। कोंडाना के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि इस युद्ध में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालसुरे मारे गए। ये कोंडाना के युद्ध, ठीक है ना, कोंडाना के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि इस युद्ध में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालसुरे मारे गए। अगले कुछ, जब इसका नाम बदल के ये रख दिया था, शेरगढ़ रख दिया था शायद का, शेरगढ़ या सिंहगढ़, कोंडाना का, इनकी याद में तानाजी मालसुरे। अगले कुछ महीनों में छत्रपति शिवाजी ने वह इलाके वापस पा लिए जो उन्हें पुरंदर की संधि में मुगलों को सौंपने पड़े थे। अब तक मुगल शिवाजी को दक्कन की सल्तनतों के बराबर भी नहीं आते थे। उन्हें महज एक जागीरदार ही की तरह देखते थे। कई मराठा भी शिवाजी के भोंसले वंश के खिलाफ थे। छत्रपति शिवाजी ने 6 जून 1674 को अपनी ताजपोशी तय की। 6 जून 1674 को अपनी ताजपोशी तय की। ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली अधिकारियों सहित हजारों लोग इस समारोह में आमंत्रित किए गए। 6 जून 1674। राज्याभिषेक कब हुआ था शिवाजी का? जून 6 जून 1674। 6 जून 1674 को अपनी ताजपोशी तय की। ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली अधिकारियों सहित हजारों लोग इस समारोह में आमंत्रित किए गए। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी चुना
और 5 दिन के भव्य कार्यक्रम के दौरान शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। डच दस्तावेजों के अनुसार इस कार्यक्रम में 52 लाख ऊँट खर्च हुए थे। 52 लाख ऊँट। नवंबर 1678 में शिवाजी को एक बड़ा झटका लगा जब उनके बड़े बेटे संभाजी मुगलों के साथ चले गए। संभाजी, उनके बड़े बेटे संभाजी। फिर दिसंबर 1679 में शिवाजी की सेहत खराब रहने लगी। इसके बाद वह कभी ठीक नहीं हुई। लंबी बीमारी के बाद 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। यानी दिसंबर 1679 से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 5-6 महीने में 1680 को बीमारी हुई थी भाई। 1680। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर अपनी किताब द रेनेसां स्टेट में लिखते हैं, कई लोग शिवाजी के राज्य को हिंदू राज्य समझते हैं। जिस तरह आज धर्म को देखा जाता है, शिवाजी का राज्य उस तरह का हिंदू राज्य नहीं था। नहीं, उन्हें संकीर्ण अर्थ में मराठा माना जा सकता है। वे इन सब से बढ़कर थे। उनके शासन में कई मुसलमान ऊंचे ओहदों पर थे। सेना में 700 से ज़्यादा पठान थे। उनके निजी संरक्षकों में भी एक मुसलमान था। पूरे जीवन में उन्होंने एक मस्जिद नहीं गिराई। सही है, पूरे जीवन में उन्होंने एक मस्जिद नहीं गिराई, क्योंकि भगवान सब एक सार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ठीक है ना। मुगल इतिहासकार खफी खान शिवाजी के बड़े आलोचक थे। खफी खान, उन्होंने शिवाजी को नरक का कुत्ता तक कह दिया था। इसके बावजूद खफी खान ने शिवाजी की तारीफ में लिखा था, अगर कभी शिवाजी के हाथों में कुरान पड़ जाती तो वे उसे श्रद्धा सम्मान के साथ रखते और अपने मुस्लिम सेवकों को दे देते थे। सही है। औरंगजेब ने जीभ काटकर इस्लाम अपनाने को कहा। संभाजी ने मौत चुनी। संभाजी। छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। संभाजी का खजाना खाली था। सेना भी घटकर सिर्फ 30,000 की रह गई थी। संभाजी अपने पिता की तरह मराठा को एकजुट रखने का कौशल नहीं था। उनके अपने कई लोग भी औरंगजेब की जासूसी करने लगे थे। फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी और उनके 25 साथियों को पकड़ लिया। फरवरी 1689 में पकड़ लिया। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी ने इस शर्त के जवाब में कागज़ पर लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे तो वे इस्लाम अपना लेंगे। इस जवाब पर भड़के और औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में 11 मार्च 1689 को सिर कलम करवा दिया भाई। अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे तो इस्लाम अपना लेंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है ना। कभी मराठाओं ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ये तो राजपूत ही थे जिन्होंने वैवाहिक संबंध किए थे, तो ये गलत था। मेवाड़ ने कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। ठीक है ना, मुगल रियासत से। लेकिन जैसे कि और थे तो जो समय के अनुसार चेंज हो गए कि भाई युद्ध वगैरह लड़के क्या करेंगे, अगर शांति चाहते हैं तो भाई चल विवाह कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मोटा राजा काफ़ी शासक हुए थे। ठीक है ना। लेकिन मेवाड़ ने कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए और न ही अधीनता स्वीकार की। एक बार समझौता हुआ था जहांगीर के समय, लेकिन वो जो राजकुमार था जहांगीर की ओर से और मेवाड़ की ओर से, जो दोनों राजकुमार थे वो आपस में फ्रेंड थे, इस वजह से हुआ था। और वो भी जो समझौता था वो दोनों का, यानी कि इधर से मुगल भी झुक रहे थे और इधर से ये जो राजपूत है ये भी झुक रहे थे, मेवाड़ की सिसोदिया। इस वजह से समझौता हुआ था वो। और उसमें ये थी कि भाई मेवाड़ कभी दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी शर्त थी कि ये वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। तीसरी शर्त थी मुगलों की थी कि भाई दुर्गों का नगरीकरण नहीं करेंगे,
चित्तौड़गढ़ निर्माण का कार्य नहीं करेंगे, तो उन्होंने मान ली थी मेवाड़ वालों ने। यह है बात। ठीक, लेकिन कर देने की बात आई थी तो चल भाई दे देंगे कर, वह कर नहीं, अधीनता की बात आई थी, चल भाई मान लेंगे अधीनता, ये हुई थी। ठीक, तो यानी कि सम्मानजनक समझौता था, ऐसे नहीं कि हाँ भाई। और वो भी जो राजपूत का जो फ्रेंड था ना, जो मेवाड़ का जो फ्रेंड था ना, वो जो आपस में फ्रेंड थे, यानी जहांगीर का पुत्र और मेवाड़ का पुत्र। मेवाड़ में कौन था उस समय? उदय सिंह था शायद, उदय सिंह के पुत्र और जहांगीर का पुत्र, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे, इस वजह से हुआ था शायद ये। अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे करते तो वह इस्लाम अपना लेंगे। और चलिए ठीक है, लेकिन एक भी वो बता दें, एक भी घटना बता दें कि भाई मुग़लों ने राजपूतों से या फिर मराठाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, यानी उन्होंने अपनी बेटी दी है या नहीं दी, कोई ने भी नहीं दी। तो ये गलत था राजपूतों का, जब राजपूतों में सभी नहीं थे, जैसे कि आज भी है। तो जैसे कि कोई गांव है तो गांव में सभी सही नहीं होते, कुछ ख़राब भी होते हैं और कुछ सही भी होते हैं। तो उसी तरह से उस समय भी कुछ राजा आराम पसंद और मतलबी मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हुए, ठीक है ना, और अपनी प्रजा का हित चाहते हुए कि भाई लड़ाई करेंगे, युद्ध कसौट होगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने संधि कर ली थी। तो संधि ठीक है, लेकिन वैवाहिक संबंध गलत था। महाराणा प्रताप ने कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, हमेशा विरोध किया था, चाहे मेवाड़ हो चाहे महाराणा प्रताप हो। आगे चलते हैं। इस जगह पर भड़के औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। ये जो बात चली है ना संभाजी की, इस बात के आधार पर ये बात आई है। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर। औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुग़ल सल्तनत में समा चुका है। ये भी बात सही है भाई। अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुग़ल सल्तनत में समा चुका होता। ठीक पहले संभाजी की मृत्यु के बाद मुग़लों ने शिवाजी के बड़े बेटे साहू जी को कैद कर लिया। संभाजी की मृत्यु के बाद मुग़लों ने शिवाजी के बड़े बेटे साहू जी को। इधर नए पेशवा बने राजा राम को मुग़लों से अपनी जान बचाने तमिलनाडु के जिंजी भागना पड़ा। किसको? राजा राम को। यानी संभाजी तो मार ही दिया, अब साहू जी है उसको भी कैद कर लिया, और जो पेशवा बना था राजा राम, वो मुग़लों से अपनी जान बचाने तमिलनाडु के जिंजी भागना पड़ा। इस दौरान करीब 10,000 राजा राम के 2 कमांडर संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य चलाया। इस दौरान करीब 10 साल राजा राम के 2 कमांडर संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव ने, संताजी घोरपड़े, ठीक है ना, और धानाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य चलाया। इधर बूढ़े हो चले औरंगजेब की विरासत के लिए बेटों में तलवार खिंच गई थी। 26 साल चली लड़ाई से थका हुआ औरंगजेब अब समझ चुका था कि मराठा विजय को उसका सपना पूरा नहीं होगा। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। 88 साल काफ़ी जिया है यार। साल 1700 में राजा राम के बाद उसकी विधवा ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा बनाना चाहती थी। साल 1700 में राजा राम के बाद उनकी विधवा ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा बनाना चाहते, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। इधर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने शिवाजी के बेटे साहू जी को जेल से रिहा कर दिया। शर्त यह थी कि साहू जी मुग़लों के लिए काम करेंगे। जनवरी 1708 में साहू जी सत्ता पर काबिज हो गए। कई इतिहासकार लिखते हैं कि साहू जी के सत्ता पर काबिज होने के बावजूद उन्हें मुग़लों का दरबारी समझा जा रहा था। उनके अपने लोग मुग़लों के लिए उनकी जासूसी करने लगे थे। ऐसे में शाहजी की नज़र अपने एक वफादार पर पड़ी, बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ साहू जी की। मूल रूप से कोंकण के रहने वाले बालाजी कभी क्लर्क की नौकरी किया करते थे। कूटनीति माहिर और विनम्र स्वभाव वाले बालाजी को अगस्त 1711 में सेना बढ़ाने का जिम्मा मिला और 16 नवंबर को साहू जी ने उन्हें पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। 16 नवंबर किसको? बालाजी को। हालांकि सिर्फ 9 साल की पेशवाई के बाद 12 अप्रैल 1720 को बालाजी की बीमारी से मृत्यु हो गई। उसके बाद का दौर बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का था। यानी कि बालाजी की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम का था। बाजीराव प्रथम का था वह मराठा योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज फहराया। बाजीराव प्रथम। चैप्टर 4। 40 साल में बाजीराव पेशवा ने 41 लड़ाइयाँ लड़ी, कभी नहीं हारे। अब बाजीराव प्रथम की बात आई। 1720 में बालाजी की मौत के तुरंत बाद साहू जी ने 20 साल के बाजीराव को पेशवा बना दिया। बालाजी की मौत के तुरंत बाद साहू जी ने 20 साल के बाजीराव को। इस समय तक मुगल और निजाम फिर से एकजुट हो चुके थे। पेशवा बाजीराव ने अपने 40 साल के जीवन में 41 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में जीते। गिरीश कुबेर अपनी किताब लिखते हैं, इतिहास में ऐसा कोई शिवाजी से मेल खाता हो वह पेशवा बाजीराव थे। महाराष्ट्र के महानतम सेनापति में एक बाजीराव की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। पूछ लेता है वो क्वेश्चन वही। ये बताइए निम्न में किसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव। इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ मराठाज में लिखा, बुद्धिमान ब्राह्मण बाजीराव के पास 2 चीज़ें थी, योजना बनाने के लिए सिर और उनका क्रियान्वयन करने के लिए हाथ। 2 चीज़ें थी, योजना बनाने के लिए सिर, उनका क्रियान्वयन करने के लिए हाथ। बाजीराव अपने घोड़सवारों को दास्ता लेकर दुश्मन पर बहुत तेज़ी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई उनके पहले हुआ और न बाद में। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ मराठाओं और राजपूत राजाओं को एकजुट किया। दक्कन के मुगल गवर्नर निजाम उल मुल्क आसफ शाह ने बाजीराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे मुँह की खानी पड़ी। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ मराठाओं और राजपूत राजाओं को एकजुट किया। मराठाओं और राजपूत राजाओं को। दक्कन के मुगल गवर्नर निजाम उल मुल्क आसफ शाह ने बाजीराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे मुँह की कहानी पड़ी। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की। मिसाल के लिए बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, मुगलों ने उन्हें परिवार सहित कैद कर लिया था। उन्होंने बाजीराव से मदद मांगी। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल। बाजीराव ने उन्हें उनका राज वापस दिलाया। बदले में उन्हें छत्रसाल से 2 उपहार मिले, एक बहुत बड़ी जागीर और दूसरी उनकी प्रेमिका मस्तानी। ये कहानी आप सिनेमा की स्क्रीन पर देख चुके होंगे। बाजीराव ने उनका राज वापस दिलाया। बदले में उन्हें छत्रसाल से 2 उपहार मिले, एक बहुत बड़ी जागीर और दूसरी उनकी प्रेमिका मस्तानी। ये कहानी आप सिनेमा की स्क्रीन पर देख चुके होंगे। मस्तानी छत्रसाल और रूहानी बाई बेगम की बेटी थी। जब बाजीराव मस्तानी से मिले तब उनकी शादी काशी बाई से हो चुकी थी। मस्तानी छत्रसाल और रूहानी बाई बेगम की बेटी थी। जब बाजीराव मस्तानी से मिले तब उनकी शादी काशी बाई से हो चुकी थी। मुगलों की राजधानी दिल्ली पर बाजीराव ने मराठा ध्वज लहराया। बुंदेलखंड के अभियान के बाद बाजीराव की पहचान एक महान योद्धा की बन चुकी थी। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच किया। 10 दिन तक बाजीराव के घोड़ों की टाप नहीं थमी और 22 तारीख को मल्हारराव होलकर और पिलाजी यादव की अगुवाई में मराठा सेना आगरा के पास तक पहुंच चुकी थी। मुगलों की राजधानी दिल्ली पर बाजीराव ने मराठा ध्वज लहराया। बुंदेलखंड अभियान के बाद बाजीराव की पहचान एक महान योद्धा की बन चुकी थी। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घोड़सवारों के
साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच किया और 10 दिन तक बाजीराव के घोड़ों की टाप पर नहीं थमी और 22 तारीख को मल्हारराव होलकर और पिलाजी यादव की अगुवाई में मराठा सेना। यार ये समझ में नहीं आ रही है बात यहाँ। मुगलों की राजधानी दिल्ली पर बाजीराव ने मराठा ध्वज लहराया। बुंदेलखंड अभियान के बाद बाजीराव की पहचान एक महान योद्धा की बन चुकी थी। 12 नवंबर 1736 की बात है को बाजीराव ने 50,000 घोड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच किया। 10 दिन तक बाजीराव के घोड़ों की टाप नहीं थमी और 22 तारीख को मल्हारराव होलकर और पिलाजी यादव की अगुवाई में मराठा सेना आगरा के पास तक पहुंच चुकी थी। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर शहादत अली खान को मराठों को रोकने भेजा। शहादत की करीब 1 लाख सैनिकों की फौज ने होलकर को एक हद तक पीछे धकेल दिया। शहादत को जीत महसूस हुई तो उसने सोचा अब बाजीराव दिल्ली के अपने अभियान के बारे में दोबारा सोचेंगे। मुगल कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। इधर बाजीराव ने अपनी योजना बदली, लेकिन इस तरह की अगले 4 दिन वह सेना लेकर दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाए। क्या बाजीराव सच में दिल्ली तक आ पहुंचा? इस सवाल का जवाब ढूंढने बादशाह ने भिखारी के वेश अपना एक गुप्तचर भेजा। उसने बादशाह के आगे भीख में मिला अनाज, कुछ रोटियां और लाल मिर्च की गांठें बिखेर दी। बाजीराव सच में दिल्ली तक आ पहुंचा? इस सवाल का जवाब ढूंढने बादशाह ने भिखारी के वेश में अपना एक गुप्तचर भेजा। उसने बादशाह के आगे भीख में मिला अनाज, कुछ रोटियां और लाल मिर्च की गांठें बिखेर दी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद शाह समझ गए कि मराठे दिल्ली पहुंच गए हैं। पिछले 20 साल के युद्धों में पेशवा की सेना की यही खुराक हुआ करती थी। पेशवा की सेना की यही खुराक हुआ करती थी, अनाज, कुछ रोटियां और लाल मिर्च की गांठें। ये यार पहली बार देखा है यार अपने। खुराक, रोटियां हैं और लाल मिर्च की गांठें हैं, ठीक है ना। अनाज, रोटियां, लाल मिर्च की गांठें। पेशवा बाजीराव ने बादशाह को लिखे खत में कहा था कि वह दिल्ली के बासिंदों को परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर महल से कुछ दूर डेरा डाल दिया था। बादशाह ने दिल्ली के कमांडर अमीर खां को 12,000 की घुड़सवार सेना और तोपें लेकर बाजीराव से लड़ने भेजा। अमीर खां का सरदार मीर हसन कोका आगे बढ़ा, लेकिन मराठों की तलवारों से घायल हो गया। वह इतना डर गया था कि अपने चेहरे पर खुद धूल मल ली। मैदान जंग में उसे उसके साथियों ने बुलाया तो वह बोला, मुझे कोका मत बुलाओ, मराठों ने पहचान लिया तो जान से मार देंगे। मुझे कोका, मीर हसन कोका। बाजीराव की अब शाही महल को कब्जे में लेना घंटों का भी खेल नहीं बचा था। फिर भी बाजीराव ने शाही महल पर हमला क्यों नहीं किया, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमाजी को लिखे गए पत्रों से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पेशवा को यह भी मालूम था कि शहादत खां और खान ए दौरा की सेना पूरी मजबूती से दिल्ली पहुंचने वाली थी। शहादत खां और खान ए दौरा पूरी मजबूती से पुणे से इतनी दूर और सेना बुलाने तो दक्कन में निजाम मुल्क रोड़ा अटका सकता था। चीमाजी उसे रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेकर दक्कन में रुके हुए थे। बाजीराव ने चीमाजी को पत्र लिखा, अगर निजाम नर्मदा पार करने की कोशिश करे तो आगे बढ़कर उस पर नकेल डाल देना। बाजीराव को अपने भाई चीमाजी को लिखा पत्र है बाजीराव का, जिसमें उन्होंने निजाम को रोकने के लिए सेना तैयार रखने को कहा था। ग्रीस कुबेर के मुताबिक बाजीराव के पीछे हटने की दूसरी वजह साहू जी का आदेश था। साहू जी के मन में मोहम्मद शाह के लिए एक नरम दिली थी, क्योंकि दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था। साहू जी ने उन्हें माँ और उनके भाइयों को मामा मानते थे। साहू जी ने माँ और उनके भाइयों को मामा मानते थे। इस सहानुभूति के चलते साहू जी ने बाजीराव को मोहम्मद शाह पर हमला करने से मना कर दिया था। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा।
भोपाल के किले में सेना लेकर डेरा डाले निज़ाम को बाजीराव ने बाहर नहीं आने दिया। उसकी रसद यानी कि रास्ते बंद कर दिए। दिसंबर 1737 में बाजीराव अपने एक पत्र में लिखते हैं कि निज़ाम एक अनुभवी योद्धा है, उसकी सेना मजबूत है, मजबूत आर्टिलरी उसके पास है। यार ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते भाई। उसके पास है। मुझे समझ नहीं आता है कि उसने किले में बंद होकर खुद को मुश्किल में क्यों डाला है। आखिरकार 7 जनवरी 1739 के दिन निज़ाम को बाजीराव से संधि करनी पड़ी। निज़ाम ने हर्जानी के तौर पर बाजीराव को 50 लाख रुपए और नर्मदा के आसपास का एक बड़ा इलाका दिया। यह बाजीराव की आखिरी लड़ाई थी। इस जंग के कुछ महीने बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को लू लगने या किसी तरह के बुखार से बाजीराव की मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल 1740 को 7 जनवरी 7 जनवरी में तो लड़ाई हुई है ना, ये अगली साल है 1740। पेशवा मराठाओं की फूट ने अंग्रेजों को मौका दिया। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव और नाना साहब अगले पेशवा बने। नाना साहब उन्हें सत्ता के लिए साहू जी के वंश के दावेदारों से संघर्ष करना पड़ा। साहू जी नाना साहब राजपूत राजाओं को भी एकजुट नहीं रख पाए। इन समस्याओं के बीच उन्हें 2 साल तक एक बड़ा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से लड़ना पड़ा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में नाना साहब के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और चिमाजी अप्पा की हार हुई। पानीपत की लड़ाई में 14 जनवरी 1761 14 जनवरी 1761 पानीपत की लड़ाई में नाना साहब के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और चिमाजी अप्पा की हार हुई। यह हार इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उभर नहीं पाया। जंग में कभी 40,000 मराठा सैनिक मारे गए थे। 23 जून 1761 को पुणे में नाना साहब की मृत्यु हो गई। नाना साहब के बाद 1772 तक उनके बेटे माधवराव पेशवा थे। इस दौरान उन्हें अपने चाचा रघुनाथ एक मिनट ये पानीपत की लड़ाई कब हुई है? 14 जनवरी 1761 को। ये पानीपत की कौन सी लड़ाई है? नाना साहब के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और चिमाजी अप्पा की हार हुई। नाना साहब के सेनापति। ये हार इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उबर नहीं पाया। जंग में करीब 40,000 मराठा सैनिक मारे गए। 23 जून 1761 को पुणे में नाना साहब की मृत्यु हो गई। जनवरी के बाद में जून में। नाना साहब के बाद 1772 तक उनके बेटे माधवराव पेशवा थे। इस दौरान उन्हें अपने चाचा रघुनाथ राव से सत्ता का संघर्ष करना पड़ा। 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में माधवराव की मृत्यु हुई। माधवराव के बाद नाना साहब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। नाना साहब के बाद तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे और 74 में पुणे के पेशवाओं के महल शनिवार बाड़ा में चाचा रघुनाथ राव ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 74 में पुणे के पेशवाओं के महल शनिवार बाड़ा में चाचा रघुनाथ राव ने माधवराव के बाद नाना साहब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। 74 में 1774 में पुणे के पेशवाओं के महल शनिवार बाड़ा में चाचा रघुनाथ राव ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। किसकी? नारायण राव की। रघुनाथ राव आखिरकार कुछ समय के लिए पेशवा बने, लेकिन विद्रोह के चलते उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा और नारायण राव ने सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधव राव नारायण राव के सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधवराव अगले पेशवा बने। ऐसे में सदाशिव राव के वफादार रहे नाना पड़े किसने सत्ता संभाली? ऐसे सदाशिव राव के वफादार नाना
फड़नवीस ने सत्ता चलाई। इधर अंग्रेज़ों की नज़र लगातार पुणे और पेशवाओं के बाकी इलाकों पर थी। रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पुणे पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाना ने पहले संधि का रास्ता निकाला और फिर 1739 में सीधी लड़ाई में अंग्रेज़ों को मात दी। नाना फड़नवीस ने पहले संधि का रास्ता निकाला और फिर 1739 में सीधी लड़ाई में अंग्रेज़ों को मात दी। सवाई माधवराव नाना के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। निराश होकर 1795 में 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। सवाई माधवराव नाना के हाथों की कठपुतली बने हुए थे 1795 में। 1800 में नाना की मृत्यु तक मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। हालांकि कुछ छोटी छोटी जागीरें अब भी कायम थी। अंग्रेज़ों ने उनमें भी फूट डालनी शुरू कर दी। 1811 में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट बनकर आए। 1811 में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन उसने मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय के हाथों में पेशवाई थी। अंग्रेज़ों ने दूसरे मराठा सरदारों के साथ उनके मतभेदों का फायदा उठाया। बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ पेशवा के बकाया पैसे का विवाद था। एलिफिंस्टन ने इसमें मध्यस्थता की। बातचीत करने पुणे आए गायकवाड़ के प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री को बाजीराव द्वितीय ने मरवा दिया। बातचीत करने पुणे आए गायकवाड़ के प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री को बाजीराव द्वितीय ने मरवा दिया। एलिफिंस्टन को मौका मिल गया और उसने 8 मई 1816 को पुणे की घेराबंदी करके बाजीराव द्वितीय को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज और बाजीराव होगा शायद, तो बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई। बाजीराव है ना। बाजीराव द्वितीय है। रघुनाथ राव का बेटा था भाई बाजीराव द्वितीय। रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय के हाथों में पेशवाई थी। अंग्रेजों ने दूसरे मराठा सरदारों के साथ उनके मतभेदों का फायदा उठाया। बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ पेशवा के बकाए पैसे का विवाद था। एलिफिंस्टन ने इसमें मध्यस्थता की। आठ मई 1816 को पुणे की घेराबंदी करके बाजीराव द्वितीय को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इकतीस दिसंबर 1802 को अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई। ये क्वेश्चन आता है भाई कि बताइए बेसिन की संधि कब हुई। 31 दिसंबर की बात है और 1802 में। किस किस के मध्य हुई? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों 1802 31 दिसंबर बाजीराव द्वितीय। इसके तहत 6000 हथियारबंद अंग्रेज सैनिक पुणे में तैनात कर दिए गए। 1817 में अंग्रेज़ों ने पहले से बड़ा हमला किया और आखिरकार 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार करके कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। पहले से बड़ा हमला किया और आखिरकार 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार करके कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इसी से तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1717 1800 में कहाँ भेज दिया गया था? बिठूर भेज दिया था। किसको भेज दिया था? बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म करके शनिवार बाड़ा पर यूनियन जैक पहरा दिया। शनिवार बाड़ा पर महाराष्ट्र पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था। ठीक ये है भाई। बताइए बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 30 दिसंबर 28 दिसंबर 29 दिसंबर 31 दिसंबर 1802 अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। तृतीय अगल मराठा युद्ध 1818 में बाजीराव द्वितीय गिरफ्तार करके कानपुर के पास बिठूर भेज दिया था।
कौन आया था? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट बनकर आया 1811 में। आत्महत्या किसने की थी? किसने की थी आत्महत्या? नाम क्या है यार? माधवराव ने। शनिवार वाड़ा में चाचा रघुनाथ राव ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। किसकी? नाना साहब के तीसरे बेटे, नाना साहब के तीसरे बेटे नारायण राव। सत्रह सौ बहत्तर में सिर्फ 27 साल की उम्र में माधवराव की मृत्यु हो गई। 1772 में 27 साल की उम्र में माधवराव की मृत्यु। माधवराव के बाद नाना साहब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे और 74 में पुणे के पेशवा का महल शनिवार वाड़ा में। भाई काफ़ी मारकाट हुई है गद्दी के ऊपर। पेशवा मराठाओं की फूट ने अंग्रेजों को मौका दिया। गिरीश कुबेर, ये पत्र है भाई, ठीक है ना? किसका पत्र है? बाजीराव को अपने भाई चीमाजी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने निजाम को रोकने के लिए सेना तैयार रखने को कहा था। सत्रह सौ 11 में 1708 में साहू जी सत्ता पर काबिज हो गए। संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समझ चुका होता। ये कहा था भाई संभाजी ने, अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे तो वे इस्लाम अपना लेंगे। द रेनेसां स्टेट। 12 मई 1666 छत्रपति शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। 12 मई 1666। कहा जाता है कि अफजल खान ने जिन कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा था, उनसे शिवाजी को यह पता चल गया था कि अफजल बातचीत के बहाने उनकी जान लेना चाहता था। यानी कि जो संधि का प्रस्ताव लेके आया था ना, उससे पता चल गया था, क्योंकि वो भी तो मराठा था भाई। अब इसका पार्ट 3 पढ़ना है ना, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।